नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट में, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। तोड़ दे पत्थर को जो तुम उस शीशे की तलाश करो, तोड़ दो पत्थर को जो तुम उस शीशे की तलाश करो। जी हाँ दोस्तों, उस वही शीशा आपके बीच आ चुका है मेजर टारगेट चैनल के रूप में, जो आपको टॉपर्स बनाएगा। तो फिर देर किसका बात की दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, इस अंक में आपके बीच हम लेकर के आए हैं वर्ग 10th के साइंस के 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि निश्चित रूप से आपको 2022 के बोर्ड परीक्षा में आएंगे और आपको अच्छा से अच्छा अंक दिलाने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे और इस अंक में सभी अंकों की तरह आपको मोटिवेशनल शायरी का तर्का भी मिलेगा दोस्तों। तो फिर देर के साथ की प्रारंभ करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके बीच। लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जी हाँ दोस्तों, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने से विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जी हाँ दोस्तों, लोहा जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो जो भी धातु किसी अन्य धातु से यदि ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं तो वह उसे उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। यही कारण है कि कॉपर सल्फेट जिसका नीला रंग होता है वो उसको क्या हो जाता है, उसको विस्थापित कर देता है। कौन? लोहा। लोहा उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है इसलिए उसको विस्थापित कर देता है और लोहा सल्फेट या आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेता है, जिससे विलयन का नीला रंग बदल करके कैसा हो जाता है? हल्का हरा हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार के काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को आपको जानने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? एक सक्रियता श्रेणी है जिसे आपको याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस सक्रियता श्रेणी को यदि आप याद कर लेते हैं तो कई सारे प्रश्नों का हल आप वहाँ पर आप कर सकते हैं। उस सक्रियता श्रेणी को मैंने याद किया है दोस्तों। लिक बसर काना मग अलमंजर करफी कट को एसन पे भी। लिक बसर का ना मग मग अल मन जड़ जड़न कर फी कड को, उसके बाद एसएन पीबी, फिर हाइड्रोजन, फिर कहपा CaHPA। जी हैं दोस्तों, आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा। सी में हम लोग Cu दे देंगे, ए में हम लोग Ag दे देंगे और H में Hg दे देंगे, P में Pt और A में Au। ये आपके पूरा फुल सक्रियता श्रेणी है दोस्तों। इसमें लिक मतलब लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट और इसके बाद एसन यानी टीन और सीसा है। उसके बाद हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन से जितने भी यौगिक ऊपर है वो तनु अम्ल से क्या करते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। और ये कॉपर Ag, Hg, Pt और ये हाइड्रोजन से नीचे है, ये तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ इस सक्रियता श्रेणी में एकमात्र अधातु है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ये क्यों दिया गया कि इससे ऊपर के जो है तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और इसके नीचे जो मौजूद है वो नहीं करते हैं। और साथ ही साथ इस सक्रियता श्रेणी से हम ये भी जान सकते हैं कि जो ऊपर है वो नीचे वाले को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों कि आयरन को डाला मैंने कॉपर सल्फेट में, तो आयरन यहाँ है और कॉपर कहाँ? यहाँ नीचे, तो वो हटा देगा। लेकिन आयरन सल्फेट में यदि हम लोग कॉपर को डालेंगे तो क्या होगा? नहीं हटा पाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि आयरन का जिंक के साथ हम बात करें, जिंक का विलयन रंगहीन होता है, तो जिंक के साथ बात करेंगे दोस्तों तो आयरन को है जिंक सल्फेट में डालेंगे तो नहीं हटा पाएगा, क्योंकि जिंक उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप अपने ढंग से याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैंने याद करके अपना कोड से बनाया है। लिक पसर काना मग अलमंजर करफी कट को SnPb H फॉर हाइड्रोजन, कहपा, कहपा में आपको लगा देना Cu, Ag, Au, Hg, Pt और Au। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फुल सक्रियता श्रेणी है दोस्तों। इससे आपको कई सारे प्रश्न निकल करके आएंगे। कौन हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है तनु अम्ल से, हाइड्रोजन को निकाल सकता है, कौन नहीं निकाल सकता है, कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, कौन किसके विलयन से किसको हटाएगा, कौन नहीं हटाएगा। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यदि आपका कम अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील के विलयन में कम अभिक्रियाशील धातु को डालेंगे तो विलयन में कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। जैसे जिंक सल्फेट आपके पास है और आप उसमें लोहा को
डाल रहे हैं तो लोहा क्या है, उससे कमजोर है, जिंक ऊपर है लोहा नीचे है, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं है, उसको हटा नहीं पाएगा। जैसे आप सीधा सा समझ सकते हैं कि आपके गुरुजी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, आप जाएंगे तो आप गुरुजी उठेंगे, आप उन्हें उठा पाइएगा नहीं, लेकिन आप बैठे हैं क्योंकि आप कमजोर है, तो आपके गुरुजी आएंगे तो आप खुद ब खुद उनको कुर्सी दे दीजिएगा बैठने के लिए। ठीक उसी तरह से सक्रियता श्रेणी में भी होता है दोस्तों, जो कमजोर धातुएं हैं वो अपने लवणीय विलयन से प्रतिस्थापित हो जाती है, मजबूत धातु उसका स्थान ले लेती है दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, ये रहा आपके बीच, उत्सर्जन क्या है, इसके दो प्रमुख अंगों के नाम बताएं। जी हाँ दोस्तों, शरीर में ढेर सारी अपचय उपचय, जिसको हम लोग बोलते हैं उपापचय, मेटाबॉलिक क्रियाएं चलती रहती है, जैसे पाचन, उत्सर्जन, रक्त परिवहन, ये सारी क्रियाओं के दौरान नाइट्रोजन, ये अमोनिया और अन्य बहुत सारी हानिकारक पदार्थ बनती है, जो शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होती है, और उसको यदि शरीर से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो वो क्या कर देगी दोस्तों, शरीर को नुकसान पहुंचा देगी। तो उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में कौन कौन सा अंग हमको मदद करता है, वृक्क करता है दोस्तों, फेफड़ा करता है दोस्तों, और त्वचा करता है। उत्सर्जन की क्रिया में कौन कौन अंग मदद करते हैं, वृक्क, वृक्क सबसे महत्वपूर्ण हमारा उत्सर्जन अंग है, उसके अलावा फेफड़ा और त्वचा। तो सीधा सा बात है कि शरीर में जो भी हानिकारक अवांछित पदार्थ बनती है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है, उत्सर्जन है। जैसे हम लोग पेशाब निकालते हैं, ये उत्सर्जन है, हम लोग पसीना निकालते हैं, ये उत्सर्जन है, हम लोग मल त्याग करते हैं, ये उत्सर्जन है दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, ये रहा आपके बीच, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक या समूह दूसरे यौगिक या समूह को हटा करके उसका स्थान ले लेती है, उसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें भी आपका दोस्तों सक्रियता श्रेणी का ही रोल है, यानी कि जो ज्यादा क्रियाशील रहेगा, जिसको मैंने बताया, लिक बसर का नामक, अलमंजर, कड़फी, कटपू, SNPV, H, कहपा, जिसको हमने बताया कि अधिक जो अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील को हटा देगी। यहाँ पर फिर वही उदाहरण लिया गया है, Fe प्लस COSO पर, Fe कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए उसको हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर कॉपर चूंकि हट रहा है और वो अवक्षेप के रूप में अलग हो रहा है, तो ये हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण हो गया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, कि जब भी कोई दो चीज रिएक्शन करती है और एक चीज को वो हटा देती है और नीचे अवक्षेप के रूप में जमा हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो जो नीचे पीछे जो सक्रियता श्रेणी के लिए विषय में बताया गया था दोस्तों, इलेक्ट्रो रिएक्टिव सीरीज, तो उसको आप निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लेंगे दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने ऊपर कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देते हैं, उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सीधा सा बात है कि जो हटा देगा, जैसे आपके गुरुजी ने आए और आप कुर्सी पर बैठे थे, आपको हटा दिया तो वो विस्थापित कर दिए, वो भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप वहाँ कुर्सी पर, आपके गुरुजी बैठ गए, आप उधर चले गए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके बीच, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, अयस्क और खनिज में क्या। तो खनिज धातु क्या होती है दोस्तों, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रहती। सोना और चांदी को छोड़ करके सारे के सारे क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन उनसे हम लोग यदि धातु को निकाले और ज्यादा खर्च हो जाए तो वो धातु, वो खनिज क्या होगा, काम का नहीं होगा, वो खनिज का खनिज ही रह जाएगा। जैसे पायराइट से हमें तांबा और क्लोराइड से प्राप्त होता है, लेकिन काफी महंगा होता है, तो वो खनिज कहलाएगा। लेकिन अयस्क क्या होता है, जिससे हम लोग सस्ती कीमत पर और आसानी से धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। खनिज और अयस्क में अंतर को आप निश्चित रूप से इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं दोस्तों। आप देख लीजिए कि सारे के सारे बच्चे छात्र नहीं है, लेकिन सारे के सारे छात्र क्या हैं, बच्चे हैं। सारे के सारे छात्र क्या है, बच्चे हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चे छात्र हैं। ठीक उसी प्रकार सारे के सारे अयस्क क्या हैं, खनिज हैं। सारे के सारे अयस्क क्या हैं, खनिज हैं, और सारे के सारे खनिज अयस्क नहीं है। कहने का अर्थ है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वही छात्र बनते हैं। बच्चे तो सब है, लेकिन जो स्कूल जाएंगे वो छात्र बनेंगे। ठीक उसी प्रकार खनिज तो सब हैं, जो भी धातु दो चार मिला हुआ है वो खनिज है, लेकिन जिस खनिज से आसानी से और कम कीमत पर हमको धातु निकल जाएगा, लाभ का सौदा हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। जैसे हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, बॉक्साइट तांबे का अयस्क है, ये अयस्क का उदाहरण है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ये रहा आपके बीच, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के अपचन को थायराइड नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। इस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। सिंपल सा दोस्तों ये है कि आयोडीन की कमी से हमको घेंगा रोग हो जाता है। क्यों घेंगा हो जाता है, तो थायरोक्सिन नहीं बन पाता है और हमारा गला ये क्या होता है, फूल जाता है। तो आयोडीन जो होता है दोस्तों I2 के रूप में, ये थायरोक्सिन जो बनता है उसका हम लोग का रासायनिक नाम होता है टेट्रा आयोडोटायरोसिन। टेट्रा मतलब होता है चार, चार को उसमें आयोडीन रहता है और टायरोसिन होता है। तो आयोडीन मिलेगा कैसे, जब तक कि आयोडीन हमारे शरीर में जाएगा नहीं। तो हम जितना भी खाना पीना खाते हैं, फल फूल साग सब्जी, जितना भी चीज खाते हैं, किसी भी चीज में आयोडीन नहीं है।
लेकिन हमको 0.1 ग्राम पर डे क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। तो सरकार ने क्या किया दोस्तों कि सोचते सोचते उसने नमक कंपनियों को आयोडीन मिलाने की सलाह दे दी। कहा कि कोई भी परिवार थोड़ा कम या ज़्यादा ही नमक खाता है, लेकिन नमक बराबर मात्रा में लेते हैं, और वो 0.1 ग्राम हमको नमक के द्वारा आयोडीन मिल जाता है। तो आयोडीन के कमी से क्या क्या होता है कि घेंगा हमको नहीं होगा, टेट्रा आयोडोटायरोसिन यानी थायरोक्सिन बनेगा। थायरोक्सिन जब नहीं बन पाता है दोस्तों तो क्या होता है कि हमारा ये गला फूल जाता है, जिसको हम लोग घेंगा बोलते हैं दोस्तों। गला क्या हो जाता है, फूल जाता है, जिसको हम लोग घेंगा बोलते हैं दोस्तों। तो उसका उसमें भी यूज़ है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का वो पाचन करता है, तोड़ता है, उससे ऊर्जा निकालता है, इसमें भी आयोडीन का यूज है। साथ ही साथ जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है उसके शारीरिक मानसिक विकास के लिए और हमारे शारीरिक मानसिक विकास के लिए भी आयोडीन की जरूरत होती है। लेकिन आयोडीन का कोई स्रोत नहीं है हमारे खाने में, चाहे फल या सब्जी या अनाज में आयोडीन नहीं पाया जाता है। इसलिए सरकार ने क्या किया दोस्तों, नमक में आयोडीन को मिला दिया, ताकि 0.1 ग्राम आयोडीन हमको पर डे मिलता रहे और टेट्रा आयोडोटायरोसिन थायरोजिन बनता रहे। और थायरोजिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, हमारा गला क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, हम घेंगा या ग्वाइटर रोग के शिकार हो जाएंगे। आप 10-20 साल पीछे जाएंगे दोस्तों, 30-40 साल, तो लगभग सभी परिवार में आपको घेंगा के रोगी मिलते थे, क्योंकि आज से 30-40 साल पहले लोग आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब कहीं भी घेंगा का रोगी आपको कम मिलेगा, क्योंकि आयोडीन युक्त लोग नमक खाने लगे। तो हम आयोडीन को टेस्ट भी कर सकते हैं नमक में। कैसे, एक स्टार्च का लिक्विड आता है दोस्तों, यदि स्टार्च में आप उस लिक्विड को एक बूंद डालिएगा नमक में थोड़ा सा लेके, तो काला, जितना ज़्यादा काला हो जाए, नीला रंग हो जाए, उसको हम लोग आयोडीन टेस्ट के नाम से जानते हैं, या स्टार्च टेस्ट के। उस नमक में उतना ज़्यादा आयोडीन है। तो हमने मार्केट के सारे नमक को टेस्ट किया है दोस्तों, अन्नपूर्णा, निरमा, हम किसी नमक का प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन टाटा नमक में सबसे ज़्यादा आयोडीन मिला है दोस्तों, जिसका जो कि 20 रुपया किलो मिलता है। तो हम आपको सलाह देंगे कि आप अपना अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास के लिए किस नमक को यूज़ कीजिए दोस्तों, टाटा नमक। मैं भी टाटा नमक को यूज़ करता हूं दोस्तों। तो आयोडीन क्या चीज़ से बचाता है हमको, घेंगा से बचाता है, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का अपचयन करता है, और हमारे शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास करता है। कोई इसका स्रोत नहीं है, इसलिए इसको सरकार ने क्या कर दिया, नमक में मिला दिया। प्रचार में आप लोग देखते होंगे कि एक सुई के नोक के बराबर की सुई को डाल दें आयोडीन के ढेर पर, तो उतना ही आयोडीन उसमें सटेगा, उतना ही आयोडीन हमको चाहिए पर डे, लेकिन चाहिए पर डे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सेगमेंट पर, हमारा मोटिवेशनल शायरी का सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को यहाँ कुछ नहीं मिलती दोस्तों, डरने वाले को यहाँ कुछ नहीं मिलता दोस्तों, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद और इस आशा के साथ कि आपकी स्टडी अच्छी से चलते रहे, आपका होस्ट और दोस्त आर के भारती आपसे विदा लेता है, फिर एक बार एक नए संकलन के साथ, जो कि 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, आपके बीच हाजिर होंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता है।